इंडिया न्यूज पर आमची मुंबई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सामने है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार महाराष्ट्र में चुनावी ऊंट किस करवट बैठने वाला है। हम महाराष्ट्र के मन में क्या है ये आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की सरकार या बहने वाली है बदलाव की बयार। चुनाव जो लड़े जाएंगे वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे या फिर क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुंबई में हम आए क्योंकि मुंबई के जरिए देश को महाराष्ट्र के मिजाज के बारे में हम आपको बता पाए। नवाब मलिक जी हमारे साथ हैं एनसीपी से, संजय निरुपम जी हैं कांग्रेस पार्टी से, राम कदम जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रीति शर्मा मेनन जी हैं आम आदमी पार्टी से और साथ ही प्रीति सोमपुरा हैं हमारी रेजिडेंट एडिटर। सवालों के सिलसिले की मैं शुरुआत करूंगा सीधे राम कदम जी आपसे, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी आप हैं। महाराष्ट्र में इस बार फडणवीस सरकार या मोदी सरकार? महाराष्ट्र पे इस वर्ष निश्चित तौर पे फडणवीस सरकार आएगी, भाजपा सरकार आएगी और मैं जिम्मेदारी के साथ और स्पष्टता के साथ कहूंगा कि 288 में से लगभग 240 के ऊपर सीटें हम जीतेंगे और भारी बहुमत लेकर के पुनः एक बार सरकार स्थापित। लेकिन राम कदम जी, आप जो 240 का आंकड़ा बता रहे हैं, क्या ये अकेली बीजेपी की सीट मान रहे हैं कि इसमें युति भी होगी आपकी सेना के साथ? युति के समेत हम 240 का आंकड़ा पार करेंगे, सरकार हमारी आएगी, देवेंद्र फडणवीस जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय निरुपम जी, चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर या क्षेत्रीय मुद्दों पर? मैं अभी राम कदम जी को सुन रहा था, ये गजब का कॉन्फिडेंस है। चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी ढोल नगाड़े बजे भी नहीं हैं, 240 सीटें जीत रहे हैं। याद करिए लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय, प्रचार से काफी पहले चुनाव हुए थे मार्च अप्रैल में, मई में, नवंबर में ही पीयूष गोयल एक प्रोग्राम में बोले कि हम 303 सीटें जीतेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, 240। ये चुनाव प्रचार नहीं है। तो सर हर पार्टी अपना प्रेडिक्शन करती है ना, ये प्रेडिक्शन हर पार्टी अपना प्रेडिक्शन करती है कि वो कितनी सीटें जीत सकते हैं। अब बीजेपी वालों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको भी उतना ही समय दूंगा। ये ईवीएम की सेटिंग के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जनता से एक ओपिनियन ले लेता हूं। मुझे जवाब देने दीजिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि संजय निरुपम जी वरिष्ठ नेता है और उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे जवाब में यह स्वीकार कर लिया कि भाजपा की महाराष्ट्र में 240 सीटें निश्चित तौर पे आ रही है। अब उनके जवाब की आ रही है। अब उनके जवाब की दूसरी जो पड़ी थी, जवाब की पूरे सम्मानजनक तरीके से ये सब तमाशा करना है ना, तो पहले इन दोनों को बाहर हटाइए। ये तमाशा करना से बाहर हटाइए। संजय जी, वी आर डिस्कसिंग हियर सीरियस इशू सीरियसली। नहीं संजय भाई, ठीक है, संजय साहब सीरियसली डिस्कस करो। कदम साहब, हाँ, अगर आप में ताकत हो तो आप बोलो, अपने साथ साथ पीछे मत बुलवाओ। नहीं, मैं नहीं बुलवा रहा हूँ। ये देश की भावना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसी पार्टी का स्लोगन नहीं है, ये देश का स्लोगन है। और वंदे मातरम से ठीक है, एक मिनट, मैं जनता की ओपिनियन लेता हूं। एक मिनट नारेबाजी नहीं, मैं जनता की ओपिनियन लेता हूं। आपको लगता है कि ईवीएम के इसकी भी गवर्नमेंट की 10 साल ईवीएम इनके पास भी था, क्योंकि उनके टाइम पे उन्होंने सेटिंग की थी क्या? पब्लिक ने बीजेपी ये बहाना भी नहीं हुआ था, तब से वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी गा रही है। संजय निरुपम जी, मुद्दे पे बात हो रही है तो मुद्दे पे पार्टी का मंच नहीं है, नेता का जिंदाबाद। पार्टी का मंच नहीं है, ठीक है, पार्टी का मंच नहीं है, ठीक है। एक मिनट में आता हूँ। पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, वंदे मातरम हम गा रहे हैं। मेरा है आप वंदे मातरम पर एतराज नहीं होना चाहिए। कोई एतराज नहीं है। नहीं, मुझे मुद्दे पे बात करिए, मेरा कहना सिर्फ। तो सर मुद्दे पर बात करते ना। ईवीएम का आपने बहाना पहले से यहाँ लोग कह रहे थे, उसको कांग्रेस के नेता अक्सर कह रहे थे। नवाब मलिक जी, ईवीएम बहाना नहीं लगता है आपको? हालांकि आप इनके साथ हैं। ऐसा है कि राम कदम जी ने दावा किया है कि 240 सीटें आएगी। ठीक है, उनकी पार्टी है, उनका आकलन है, वो कहते होंगे। हम लोग गठबंधन करके, महागठबंधन करके चुनाव में जा रहे हैं। जिस तरह से हालात देश में है, खास करके आर्थिक मंदी को लेके, जिस तरह से महाराष्ट्र औद्योगिक राज्य है,
गाड़ी बनाने वाली सारी कंपनियां यहाँ हैं, सारे कारखाने ठप हैं, 4-4 दिन का शटडाउन चल रहा है, एंसिलरी यूनिट सारी बंद है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, आर्थिक मंदी का संकट है, किसानों का संकट है। तो ये सारे मुद्दे हैं। लोकसभा में जीते होंगे चुनाव, लेकिन जमीनी हकीकत और है। हमें लगता है कि हमें 38% वोट मिला था गठबंधन को, 50% के करीब बीजेपी शिवसेना को वोट मिला था, 12% वोटों का बंटवारा हुआ, 40% मतदाता बाहर नहीं निकला। तो हम जिस तरह से हालात है, वोट का बंटवारा ना हो, नए वोटर को बाहर निकालें, तो हमें लगता है कि जो एक चित्र बनाया जा रहा है कि एक तरफा चुनाव होगा, कांटे का मुकाबला होगा, ये सच्चाई। प्रीति शर्मा जी बताइए, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र चुनाव में कहां खड़ी है? आम आदमी पार्टी अभी महाराष्ट्र में अपना पहला कदम रख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोकल इश्यूज हैं जिनसे जनता बहुत परेशान है। किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र से ज्यादा किसी और ने झेला नहीं है। इतनी सारी सुइसाइड यहाँ पे हुई हैं जो हम झेल रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में स्पेशली, जहाँ पे आरे का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, पानी, घर, हवा, सबका मुद्दा है। तो महाराष्ट्र में चुनाव मुझे लगता है मुद्दों पे लड़ा जाएगा। 2014 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली, बिहार, 2019 में भी ऐतिहासिक ही जीत है। मैं वही बोल रही हूँ, उसके बाद दिल्ली, बिहार में वो जीत उनको नहीं मिली। लेकिन ऐसा माहौल है क्या महाराष्ट्र में? ऐसा माहौल है राष्ट्रीय मुद्दे या फिर क्षेत्रीय मुद्दे? मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। नहीं, सवाल पूछ लीजिएगा, अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या बोल रहे हो? बोलिए। राष्ट्रीय मुद्दे या क्षेत्रीय मुद्दे? क्षेत्रीय मुद्दा होना चाहिए यहाँ पे। और बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। महाराष्ट्र में अभी जो सेना से ये निपट नहीं पा रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री जाके नाणार में बोल रहे कि हम नाणार करेंगे, उद्धव ठाकरे बोलते हम नाणार को छोड़ देंगे करके। तो पहले उनसे निपटे, फिर हम लोग। चलिए, ये सवाल तो है राम कदम जी, जहां पर कांग्रेस एनसीपी ने कह दिया कि 125 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आप लोग अकेले लड़ने वाले हैं? देखिए, हम यूपी के साथ लड़ेंगे, ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही बता चुके हैं। और इस बारे का इस संदर्भ में जो भी निर्णय है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों के बीच में आकर के बताएंगे। अंदर खाने में कुछ पक रहा है, मीडिया के सामने आकर के मतलब अंदर खाने में कुछ खिचड़ी पक रही है, जो भी पक रहा है, जो भी पक रहा है, महाराष्ट्र के हितों का पक रहा है। ये 15 वर्षों में जो नहीं कर पाए, वो केवल मात्र 5 वर्षों में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने करके दिखाया। ठीक है, एक जी ऐसा है कि मुंबई में बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में मुंबई शहर 4 बार डूब गया। विकास का मतलब मानवीय जीवन में बदलाव है। ठेका निकाल देकर उसमें 25% कमीशन खा लेना विकास नहीं है। शिवसेना के नेता स्वयं बोल रहे हैं, जो मेट्रो का काम चल रहा है, जो अधिकारी है वो नहीं, आप देखिए जरा सुनिए भैया, आरोप लगाना अलग बात है। शिवसेना जो साझेदार है, आदित्य ठाकरे कह रहा है कि अश्विनी भिड़े को हटा दो, ये चोर है, ये पैसे खा रही है, कमीशन खा रही है मेट्रो के काम में। अब उनके सत्ताधारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कमीशनबाजी हो रही है, तो उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। इसको एक टॉप में करूं, फिर मैं आता हूं संजय जी आपके पास। मैं इस सवाल को बाद में लेना चाहता था, आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा दिया। अजित पवार को लेकर कोर्ट को यह मजबूरी में कहना पड़ा कि मामले बहुत हद तक क्लियर है, केस दर्ज करिए, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। उसके बाद 5 दिन बाद जाकर केस दर्ज हुआ। समझ लीजिए कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ये अजीत पवार की बैंक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव से जो लोग चुनकर आते हैं उस पर वे डायरेक्टर बनते हैं। उसमें अजीत पवार एक डायरेक्टर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी डायरेक्टर हैं, शिवसेना के भी डायरेक्टर हैं। मतलब उनका गुना आपका गुना नहीं। राम कदम जी, एक सवाल 2014 में जब चुनाव हो रहे थे, तब भी अजीत पवार का मसला उठा था, तब आप लोगों ने कोई केस दर्ज नहीं किया। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि आप केस दर्ज करिए। यह है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, पर सबसे पहले आपको बता दूं यहां पर कि जो निरुपम साहब कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात, शोले पिक्चर देखा होगा आपने। शोले में बीच में आसरानी था और वो सारी फौज को कह रहा था, आधे मेरे राइट हैंड में आओ, आधे मेरे लेफ्ट हैंड में जाओ। कांग्रेस और एनसीपी की हालत हुई है कि आधे भाजपा में चले गए, आधे बीजेपी में चले गए। राम कदम जी, आपने अपनी पार्टी में बुला लिया। ऐसा है कि जो दोनों पार्टियों में बचे हैं, उनको यहाँ पर हाउसफुल का बोर्ड है करके उन्हें आने नहीं मिल रहा है। अब बचा क्या इनके पास? कुछ भी आधार में एक मिनट आपने गलत आरोप लगाया। मैं बताता हूँ, आपका बहुत बड़ा हाउसफुल हो गया है और हम आ नहीं पा रहे। कौन बोला आपको? कैसे कर सकते हैं बताइए? संजय भाई, बता दो। संजय भाई, मेरी बात का जवाब देने के बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। संजय भाई, हर जगह पे मुद्दे पे सवाल पर जवाब दीजिए।
संजय भाई जवाब नहीं देंगे। ये जवाब देने जा रहा हूं। नहीं आप लोग आपस में बातचीत मत करिए। राम कदम जी एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। आपने 10-15 इनकी पार्टी से बड़े नेताओं को उठा लिया, इनकी पार्टी से 10-15, मैं आता हूं 1 मिनट, इनकी दोनों पार्टियों से आपने नेताओं को उठा लिया, मेगा भर्ती आपने कर दी। अब इन नेताओं को एडजस्ट क्या करेंगे आप? इन नेताओं को एडजस्ट क्या करेंगे आप? एडजस्ट कैसा करेंगे वो पार्टी का विषय है। पर संजय जी पूछ रहे थे कौन कौन आना चाहता है और कौन कौन आना चाहता है इसकी लिस्ट। नहीं, आपने पूछा आपने मुझे पूछा, मैं कह रहा हूं तुम्हारे पार्टी में कोई रुकना नहीं चाहता, तुमको महाराष्ट्र में कैंडिडेट नहीं मिल रहे। कैंडिडेट संजय जी, कांग्रेस पार्टी खुद को संभाल नहीं पा रही है। आपकी पार्टी से भी कई लोग गए। कृपा शंकर तो ये कहते हुए ये भी कहा गया कि वो आपसे बहुत सारा विवाद था। मेरे से कौन सा विवाद? उर्मिला मातोंडकर भी छोड़कर चली गई पार्टी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ऐतिहासिक तौर पर आप देखें, हर चुनाव के समय कुछ चले जाते हैं, कुछ चले आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा मुद्दा जिन्होंने कहा कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। भाई साहब, आपके पास तो बहुत कैंडिडेट हैं, फिर हमारे यहां से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं आप अपने कैंडिडेट खड़ा करें। मुझे डर है कहीं इनको हटाए किसी दूसरे को ना ला दे बीजेपी। तो अपनी कुर्सी भी संभालो। तो भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो, आप पुरानी पार्टी है, बड़ा कैडर वाली पार्टी है। इतने बुरे दिन आ गए, क्या मेगा भर्ती शुरू कर दिया आपने? मुझे लगता है कि जनता ज्यादा सही बोलेगी। अब तक मैं आता हूं, नहीं अभी तक आप लोगों ने अपनी बात रखी है। महाराष्ट्र में विकास हुआ है। राम कदम जी विकास की बात कर रहे हो, विकास के मुद्दे पर लड़ने की बात कर रहे हो। वो 5 साल 3 महीना हो गया, मेट्रो का काम कहां तक चला? और ये शोले पिक्चर की बात कर रहे हैं तो हरिराम नाई जैसा हो गया, आधी मूंछ कटा के आधा काम कर। जो एक मेट्रो बनने में कांग्रेस सरकार को 10 साल लगे थे और एक वर्ली का ब्रिज बनने में 10 साल लगे थे, आज हमने 100 किलोमीटर के ऊपर मेट्रो का काम बीजेपी सरकार ने कर दिया है। तो ये विकास दिखाई नहीं दे रहा, इनको विकास दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े शालीनता से मैं पूछ रहा हूँ राम कदम जी से, देश की 4 बड़ी पार्टियां यहाँ मौजूद हैं। सर 1 सेकंड, देश की 4 बड़ी पार्टियां यहाँ मौजूद हैं। बड़े शालीनता से प्रश्न कर रहा हूँ राम कदम जी से। यहाँ पे बात युवा बैठे हैं, देश का भविष्य युवाओं पे है। संजय निरुपम जी ने एक बार प्रश्न उठाया कि बेरोजगारी का, राम कदम जी 370, वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्या ये सब बोल देने से भारत का विकास होगा? आपकी पार्टी कहती है मुद्रा योजना के तहत 5.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला। जनवरी 2016 से और जून 2019 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उससे ज्यादा 2016 से ज्यादा युवा 2019 में बेरोजगार हुए हैं। कल आपके पार्टी के एम्प्लॉयमेंट और लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार जी ने यूपी में ये दिया, एक इंटरव्यू दिया कि युवा खराब है, रोजगार, हाँ रोजगार मौजूद है लेकिन हमारे नॉर्थ के युवा खराब हैं। बेरोजगारी आपकी चिंता है? चलिए राम कदम जी, बहुत हुआ, अब इस पर जवाब दीजिए। जीडीपी मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तरह से कांग्रेस का रफेल फेल होने के बाद में अभी रोजगार का एक नया इन्होंने एजेंडा शुरू किया है जो बहुत जल्दी फेल होने वाला है। कदम जी, जो सवाल आपसे पूछा था उन्होंने, पहली बार ऐसा हुआ आपके कार्यकाल के दौरान, केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान जीडीपी 5% पर चली गई। पिछले 7 साल में पहली तिमाही में ऐसा नहीं हुआ। आप बार जब बेरोजगारी की बातचीत आती है, बार जब जीडीपी की बातचीत आती है, तो देशभक्ति आगे क्यों की जाती है? बीच में टोके नहीं आप, क्योंकि उनका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जवाब सही मायने में ये है कि जब 2014 में हमने सत्ता ली थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो पूरे विश्व में हम फाइनेंशियल तौर पे अगर बात करें तो हम 11वें नंबर पे थे और आज 2019 में हम पूरे विश्व में एक देश करके 6ठे नंबर पर है। कौन से वजूद पर ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि आइडियोलॉजीज के बेस पर सारे पॉलिटिशियंस इधर से उधर आते हैं। जैसे ही अब हम देख रहे हैं कि यहां से वहां शफलिंग्स हो रही है, कितने बड़े पैमाने पे होते हैं और कितने सीनियर लीडर्स पार्टीज छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे पार्टीज में आ रहे हैं। हाउ कैन अ कॉमन मैन ट्रस्ट अ पॉलिटिशियन? व्हाई देयर इजंट टू वर्क? ये वाजिब सवाल है। 2-4 और सवाल, एक क्लोजिंग कमेंट में फिर सबका ले लूंगा। बताइए सर। मैं बोलना चाहूंगी, जैसे मैम ने आर्य का बोला, सर आर्य का लिए आप एक तरफ नारे लगाते हैं ग्रीन मुंबई, क्लीन मुंबई। क्लीन मुंबई तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। ग्रीन मुंबई में आपका कोई सवाल? मैं कांग्रेस को सवाल पूछना चाहता हूँ। ये लोग शक्तिशाली से क्या किया? और पूछना चाह रहा था, आपका हो गया था सवाल।
आप लोग कब से अपने अपने पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं? व्हाट अबाउट द यूथ जनरेशन? हम लोग को भी पूछो ना, व्हाट प्रॉब्लम्स यू वांट टू फेस। नवाब मलिक, तमाम हाल फिलहाल में मुद्दे तो उठे हैं जो सबने सवाल पूछे, मैं चाहूंगा उसका एक क्लोजिंग जवाब आपका। देश के मीडिया को मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया विपक्ष से लड़ रहा है कि सत्ताधारी पार्टी से, ये मीडिया को बताना पड़ेगा। सबसे बड़ी पुरानी पार्टी संजय जी प्रवक्ता तक पार्टी छोड़कर चले गए, लोग कैसे भरोसा करें? देखिए, आपने अपने पूरे डिबेट की शुरुआत में एक सवाल सबके सामने रखा था कि स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दों पे। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बल्कि मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं, हम नहीं, आप स्वयं राष्ट्रीय मुद्दों को महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा के दरमियान उठा उठा के ला रहे हैं। मैं इसलिए उठाया, मैंने इसलिए, अब आपने आरोप लगाया तो जवाब तो ले लीजिए ना सर। मुझ पर आपने, ठीक है प्रीति, नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, चिंता मत करो, चिंता मत, यही रहूंगा। राम कदम जी, स्ट्रैटेजी भाजपा की यही है कि राष्ट्रीय मुद्दों को इस तरीके से बीच में ला दिया जाए कि कोई सवाल पूछे तो उस पर सवाल खड़ा कर दिया जाए, देशभक्ति को आगे कर दिया जाए। यही एजेंडा है। 2019 चुनाव में यही एजेंडा था, महाराष्ट्र चुनाव में यही एजेंडा। वो रुके हैं सर, आप अपनी बात कहिए। आपकी घर वापसी कब होगी? मैं आपको उत्तर दे दूं कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो या एनसीपी हो, ये आत्मविश्वास हार चुका है और लड़ाई लड़ने के पहले ही ये हारे हुए सारे खिलाड़ी हैं। इनको न कैंडिडेट मिल रहे हैं, न चुनाव के लिए मुद्दे मिल रहे हैं। हुआ ऐसा है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के रूप में 20 घंटे काम करने वाले ईमानदार छवि मिलती है। तो सर फिर सिर्फ काम की बातचीत होती ना सर, फिर इतने सारे मुद्दे 370, 35 पाकिस्तान, इन सब की चर्चा क्यों? देखो, ऐसा है कि जब देश हित की बात आती है तो हमारे लिए सबसे प्रथम क्रमांक पर है देश हित। ठीक है, तो देश हित के मुद्दे को आते तो चुनाव के लिए मुद्दे नहीं है। मैं पुनः एक बार कहता हूं, चुनाव होगा विकास के मुद्दे पर पार्टी के आगे जाकर के उठ करके जब देश हित की बात आती है तो प्रधान क्रम। ठीक है प्रीति जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो यहाँ पे युवा बैठे हैं उनको साफ जाहिर है कि नेता उनको बहकाने की कोशिश करते हैं। वोटर्स को एहसास होना चाहिए कि आप ऐसा कैंडिडेट चुने जो आपको लगता है कि आपके मुद्दों पे काम करे, आपके घर, आपकी गली, आपके स्कूल, आपके अस्पताल पे काम करे, और ये हो सकता है। प्रीति, मैं चाहूंगा क्लोजिंग आप करें। क्या एनालिसिस आप देखते हैं महाराष्ट्र चुनाव में? देखिए, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की चुनाव की तो काफी कांटे की टक्कर नहीं है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। अच्छा। क्योंकि जो है बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को छोड़ के जो है सेना बीजेपी में जा रही है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है काफी अहम होगा अगर शिवसेना बीजेपी साथ में चुनाव नहीं लड़ती है तो, क्योंकि जो लड़ाई होगी वो ये होगी कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या शिवसेना का।